किशनपुर नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। रामू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ। मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। भाग्यवान, मुझे आज खास जगह पर जाना है। आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि मुझे क्यों बुलाया है। मीरा रामू को खाना देती है और रामू खाना खा लेता है। सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। जमींदार जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ काम है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहे। रास्ते ठीक नहीं है और अब ठंड भी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर रामू घर में से निकल जाता है और जमींदार जी के घर की तरफ जाने लगता है। आओ आओ रामू, कैसे हो? और बताओ, कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया है मालिक। इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत की थी, पर मेहनत के हिसाब से फसल अच्छी नहीं हुई। इस बार सोचा था कि फसल अच्छी होगी और अपने बेटे को शहर में पढ़ाऊंगा, पर फसल ही अच्छी नहीं हुई। अरे रामू, तुम्हारे बेटे को तो शहर पढ़ने जाने के लिए बहुत रकम चाहिए, पर इतनी रकम तुम्हारे पास है नहीं, और ये छोटा सा खेत तुम्हारी इतनी सारी रकम कैसे पूरी कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं अपने खेत में दिन रात मेहनत करता हूँ, और देना ना देना तो ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ भाई रामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही मेहनती हो। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या बात है मालिक, कहिए ना। मेरे गेहूं की बोरियां शहर पहुंचानी है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा काम कर दोगे तो मैं बदले में अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें अपनी फसल करने के लिए दे दूंगा, और कोई भी पैसे और किराया नहीं लूंगा। बोलो मंजूर है? मालिक, आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वो मेरे साथ? रामू, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देख के वो मैं तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखाओ और उसे बड़ा आदमी बनाओ। मैं आपकी ये बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी ये ज़मीन में जो दिन रात ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल 2 गुना होगी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर रामू अपने घर पर चला जाता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ गई? जरा सुनो तो। तभी वहाँ उसकी पत्नी मीरा आती है। अजी, क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात है क्या? एक बहुत ही अच्छी खबर है। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दी है, और उसकी फसल में से वो कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वो सब हमारा होगा, पर उसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां बैलगाड़ी से शहर पहुंचानी पड़ेगी। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम हमारे बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। मैं उसको हर वो चीज़ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। अब मुझे अपना सपना सच होते हुए दिख रहा है। आते हुए मेरे लिए मीठा भी देते आना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ ले आऊँगा। अगले दिन रामू बैलगाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और जमींदार जी के वहां जाता है, और वहां से बैलगाड़ी में बोरियां रख के शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां लेकर रामू हीरालाल के घर पहुंच जाता है। तब हीरालाल रामू से कहते हैं, अरे रामू, तुम्हारा यहाँ शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हीरालाल जी, जमींदार ने यहाँ बोरियां पहुँचाने का बोला था। अरे हाँ रामू, मैं तो भूल ही गया था। जाओ हमारे यहाँ और तुम्हारी बोरियां रखवा दो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बोरियां रखवा दूंगा।
अच्छा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो। कुछ चाय पानी कर दो, मैं तुम्हारे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलो कुछ चाय पानी और नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं चाचा, रात होने से पहले मुझे घर जाना है। अब तुम जाओ, और हाँ, जमींदार से कहना अभी भी हम उनका गेहूँ संभाल कर रखते हैं। ठीक है तो चाचा, मैं अब चलता हूँ। अगली बार आऊँगा तो आपके घर जरूर रुकूंगा। इतना कहकर रामू बोरियां रखकर वहां से बैलगाड़ी लेकर घर की ओर चल पड़ता है। वो बैलगाड़ी लेकर बाजार में आ जाता है और वहां से उसके बेटे के लिए वहां से मिठाइयां लेकर वहां से चल पड़ता है और कुछ ही देर में वो अपने घर आ जाता है। ये लो बेटा, मिठाइयाँ तुमने मंगवाई थी ना। अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर आया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय घर पर ही नहीं आते। भाग्यवान सेठ जी के घर गया था। उनकी गेहुओं की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह जगह देने में देर हो गई, तब इतनी जल्दी घर कैसे आ पाता। भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती है। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो। आपको मिठाइयाँ लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे पैसे के मामले में तंगी है। तुम दोनों की खुशी की अगर कुछ नहीं है, तुम दोनों के लिए तो मैं पूरी की पूरी दुकान खरीदने पड़े तो भी मैं वो कर सकता हूँ। चलिए बस अब रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। रामू दिन रात एक करके खेतों में मेहनत करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल तैयार कर लेता है। रामू के पड़ोसी को ये सब देखकर बहुत ही जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? रामू को जमींदार साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है। रामू तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी ये बात सुनी है। सच कहूँ तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जा रही। हर बार हर चीज़ रामू के ही किस्मत में क्यों आती है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर राजू बहुत ही होशियार इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान भी नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और उसको पता भी ना चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया कि हमें क्या करना है। रामू लगन से खेतों में काम करता है और अच्छी फसल उगाने के लिए दिन रात एक करके खेतों में मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रामू की फसल पक कर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, रामू की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान, इस बार तो हमें राजू को अच्छा सबक सिखाना होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को बर्बाद कैसे करें। सुनिए जी, आप बहुत सारे जानवरों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वह सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फसल के बर्बाद होने का नुकसान रामू सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है रामू को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद करके ही आऊँगा। मगर भाग्यवान, ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद रामू का पड़ोसी राजू रामू के खेत पर बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है और वो एक पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं तब राजू आता है और फसल पर दवाइयों का छिड़काव कर देता है, जिससे रामू की सारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, रामू और उसकी पत्नी मीरा दोनों खेत में जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है,
हमारे सारे सपने भी टूट गए। इन फसलों को उगाने के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात। वह दिन रात लगातार मेहनत करता रहा और वह एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल को तैयार हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही ना रही और मेरे सारे सपने भी टूट गए। रामू अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब रामू की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, जी आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। भाग्यवान, हमारे फसल को इस तरह से बर्बाद हो जाने में कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी ने सोच समझकर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाले यह ना भूले कि भगवान सब कुछ देख रहा है, सबको उसके किए की सजा जरूर देता है। कुछ दिनों बाद रामू के घर जमींदार आता है। सुनो रामू, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए तुम्हें दी थी ना, तो अब मुझे उसके आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मालिक। देखो रामू, मेरे साथ झूठ मत बोलो। ये सारी बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी और जब पैसे देने का समय आया तो तुम आनाकानी कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा हूँ मालिक। मैं तो खुद अपने बेटे को शहर में पढ़ाना चाहता था, पर मेरे सारे सपने टूट गए। देखो रामू, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा खेत हड़प लूँगा और तो और घर भी हड़प लूँगा। जमींदार रामू का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद रामू अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं थक गया हूँ। हे भगवान, मैं कैसा लाचार पिता हूँ जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो ना कोई रहने का ठिकाना है, ना कोई काम है। फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूंगा? भगवान हमारे इतनी क्यों परीक्षा ले रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मीरा एक घर की तरफ जाती है और घर के सामने खड़े होकर आवाज देती है, सुनिए, घर में कोई है क्या? तभी घर के अंदर से एक औरत बाहर आती है। सुनिए बहन जी, क्या आपके पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अब तो घर में खाना बचा ही नहीं है। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती हो? शायद तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिला? मैं जानता था कि इस गांव में हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो हम शहर चलते हैं, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। अरे भाई, कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ में लाए, बड़ी खुशी हुई देखकर। बिरजू भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है? मैं यहाँ मुसीबत का मारा हुआ आया हूँ। हमने अपना घर भी छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरा घर और ज़मीन दोनों अपने कब्जे में कर लिया है। हमारे पास तो अब रहने का ठिकाना भी नहीं है। अब हम जाएंगे तो जाए कहाँ? इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हो। रामू भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आए। मैंने दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारे परिवार यही घर में रहोगे। और ये लो थोड़े पैसे, ये पैसों की आपको बहुत ज़रूर होगी। बिरजू भाई, तुमने मेरे बुरे समय में मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? रामू भाई, असली दोस्त वही होता है जो अपने बुरे समय में अपना साथ खड़ा हो और अपनी मदद करे। तुमने हमेशा ईमानदारी और दोस्ती से अपना फर्ज निभाया है और आज मेरा फर्ज है कि तुम्हारी मदद करूं।
बिरजू भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा तो ठीक है रामू भाई, अब मैं चलता हूँ। कुछ भी काम हो तो मुझे बोल देना। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या, यह उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया, मगर इस शहर में हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मीरा के मन में एक ख्याल आता है। अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं उन्हें बाजार में ले जाकर समोसे की सामग्री ले आइए। हम समोसा बनाकर बेचेंगे और अब सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का दुकान चल गया तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए और हमारे पास समोसे का जो भी व्यापार है वह भी चला जाए। अजी आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामू बाजार जाकर उन पैसों से समोसा बनाने की सामग्री ले आता है। फिर मीरा उन सामग्री से समोसे बनाती है। मीरा कुछ समोसे बनाकर रामू को देती है और रामू उन समोस को बेचने के लिए निकल पड़ता है। रामू हर जगह आवाज लगाता है, समोसे ले लो, स्वादिष्ट समोसे ले लो, खाओगे तो मांगोगे बार बार। जरा गर्मा गर्म समोसे खाकर तो देखो भैया, दिल खुश हो जाएगा। समोसे ले लो, समोसे, समोसे का दाम है आलू इनाम है। गर्मा गर्म समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। तभी एक औरत रामू से समोसे लेने के लिए घर से बाहर आती है। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। गरम तो है ना? कैसे दे रहे हो समोसे? बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे है, 7 रुपए का एक समोसा है। बोलिए कितने समोसे दूं? अच्छा ठीक है, 10 समोसे दे दीजिए भैया। रामू 10 समोसे उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे निकल जाता है। धीरे धीरे करके रामू के सारे समोसे बिक जाते हैं और रामू घर वापस आ जाता है। भाग्यवान, एक गिलास पानी तो दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अभी लाती हूँ, सुनिए जी। क्या हुआ, क्या कुछ समोसे बिके? हाँ भाग्यवान, हमारे सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए हैं। अब रोजाना रामू इस तरह से समोसा बनाकर बेचता और रामू का सारा समोसा हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह रामू का समोसे का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा और रामू की अच्छी आमदनी होने लगी और शहर में ही रामू ने एक समोसे और चाय की अच्छी सी दुकान खोल ली। अब उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। रामू ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। एक दिन रामू को अपने गांव की बहुत याद आती है और वह अपनी पत्नी से कहता है, मीरा, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भाग दौड़ की जिंदगी है, मगर हमारे गांव के सुकून ही अलग है। अपने खेत की मिट्टी, गांव का वाह, अपनापन और अपने खेत में खालियापन सब बहुत याद आता है। अब तो हमारे पास पैसे भी है, अब तो हम जमींदार साहब से अपनी ज़मीन और खेत सब वापस ले सकते हैं और हम नया घर भी बनाएंगे। ऐसा घर जहाँ उस घर का हर कोना हमारी खुशियों से भरा होगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गांव में जाकर ही रहे तो हम वहीं जाकर रहेंगे। वैसे भी वहाँ अलग ही सुकून है। रामू बिरजू से बोलकर अपना गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर रामू के पड़ोसियों की बहुत ही बुरी हालत थी। वह बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था और उन्हें बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत ही पछतावा था। वह रामू से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि रामू गांव में वापस लौट आया है, तब वह रामू के घर जाते हैं। हे रामू भाई, हमें माफ कर दो। मैं वही था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। तुम्हारे बढ़ते कदम में रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा। बिरजू, मेरी आत्मा हर दिन मुझसे इस गुनाह के लिए कोसती है। इसलिए रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो वह तुम थे राजू, जिसने हमसे हमारा घर, हमारी खुशियाँ, सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा। राजू, ऊपर वाला सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। तू अपनी गलती मान चुके हैं
और अपने किए पर पछतावा है। इसलिए माफ़ी मुझसे नहीं, ऊपर वालों से मांगो, क्योंकि एक दिन सबको उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों की माफ़ी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से माफ़ी भी मांग लेना, अगर वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अब रामू जमींदार से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।